हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं साहा क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रजनन तंत्र के बारे में। प्रजनन तंत्र को इंग्लिश में रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं, प्रजनन जिसको कहते हैं हिंदी में, वो कितने प्रकार के होते हैं। और आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जितने भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट सवाल है, किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, वो देखेंगे। तो सबसे पहले प्रजनन तंत्र को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग प्रजनन तंत्र के बारे में एक डिफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होता है डिफिनेशन उसका, और क्यों जरूरी है प्रजनन तंत्र, क्यों जरूरी है प्रजनन हमारे जीवन में। ठीक है, सबसे पहले देखिए, प्रजनन कहिए या जनन कहिए, बात बराबर। क्या है? बात बराबर। क्या है बात बराबर? मतलब कि प्रजनन कहिए या जनन कहिए या फिर रिप्रोडक्शन कहिए, ये क्या होता है जरा सा देखिएगा कि ये एक जैविक प्रक्रिया है। जैविक प्रक्रिया मतलब क्या? बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्या होता है? बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब जीवों के द्वारा एक प्रक्रिया किया जाने वाला चीज, मतलब प्रक्रिया करने वाला। मतलब क्या कि जीव के द्वारा प्रक्रिया हो रहा है, जीवों के द्वारा प्रक्रिया, मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जिसके माध्यम से सभी जीव अपने वंश एवं प्रजाति की नियंत्रणता बनाए रखने के लिए अपने समान जीव को जन्म देती है। क्या होता है? देखिए कि जितने भी इस दुनिया संसार जगत में जितना भी जीव है, चाहे वह एक कोशिकीय जीव हो, बहुकोशिकीय जीव हो, निम्न श्रेणी वाले जीव हो, या फिर बहुश्रेणी वाले जीव हो, या फिर कोई भी एडवांस एनिमल हो, जीव भी हो, इस दुनिया संसार में पादप हो, पेड़ हो, पौधा हो, जो भी हो, कवक हो, जितने भी जीव है इस जीव दुनिया संसार में, सभी जीव क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। क्यों करते हैं प्रजनन? क्योंकि इसके माध्यम से सभी जीव अपने वंश को, क्यों करते हैं? अपने वंश को, देखिए, अपने वंश एवं प्रजाति की नियंत्रणता बनाए रखने के लिए अपने समान जीव को जन्म देती है। क्यों जरूरी है आप पता चल गया। यहीं से सवाल पूछता है आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि प्रजनन या फिर रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है कि अपने वंश एवं प्रजाति का नियंत्रणता बनाए रखे। कहां पे? इस दुनिया संसार जगत में, इस पृथ्वी पे। ठीक है, क्या हुआ जरा सा सोचिए कि अगर कोई स्पीसीज है, सर स्पीसीज क्या होता है? स्पीसीज कोई एक प्राणी है या कोई एक जीव है, कोई एक जीव है, उस जीव का अगर प्रजनन नहीं हुआ, वो जीव अपने में प्रजनन नहीं किया, अपने स्पीसीज के साथ प्रजनन नहीं किया या फिर रिप्रोडक्शन नहीं किया, तो क्या उसका कोई वंश आएगा? क्या उसका कोई प्रोजेनी आएगा? क्या उसका कोई ऑफ स्प्रिंग आएगा? सर प्रोजेनी और या फिर ऑफ स्प्रिंग क्या होता है? प्रोजेनी या ऑफ स्प्रिंग को क्या कहता है? संतान कहा जाता है। क्या उसका कोई संतान होगा? अगर संतान नहीं होगा तो संतान, यहां पे सर अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो संतान नहीं होगा। अगर संतान नहीं होगा तो क्या उसका क्या उसका वंश आगे बढ़ेगा? अगर वंश आगे नहीं बढ़ा तो उसका स्पीसीज का क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? एक्सटिंक्ट कर जाएगा, या मतलब विलुप्त हो जाएगा वो प्राणी। अगर कोई भी जीव अपना कंटिन्यूटी, लाइफ को कंटिन्यूटी रखना चाहेगा इस दुनिया संसार जगत में, तो क्या हो जाएगा? वो अपने जीव के लिए क्या करेगा? अपने प्रजाति का नियंत्रण बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन करेगा, मतलब प्रजनन करेगा। ठीक है, जो प्रजनन करेगा क्या होगा? जन्म देती है। क्या करती है? जन्म देती है। जो जन्म देगा उसको क्या कहेंगे? जो जन्म देगा, जैसे इस दुनिया संसार में किसी भी न कोई भी, सब जो भी आए हुए हैं अपने पेरेंट्स से आए हुए हैं। किससे आए हुए? पेरेंट्स से आए हुए हैं। तो वही बोल रहा है कि जो जन्म देती है उसको जनक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? जनक। इंग्लिश में उसको पेरेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरेंट्स कहते हैं। पेरेंट्स मतलब ही होता है माता पिता। क्या होता है? पेरेंट्स मतलब माता पिता होता है। और वो क्या जन्म देती है? जो जन्म देती है, जैसे जो उसका संतान होगा, प्रजनन जनक देने वाले, जन्म देने वाली को जनक कहा जाता है या फिर पेरेंट्स कहा जाता है। और जो चीज जन्म देगा वो उसको क्या कहा जाता है? संतान या ऑफ स्प्रिंग। क्या कहा जाता है? संतान या ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, अब देखिए
कि ये जो जनक जन्म देने वाला है पेरेंट्स कहते हैं, लेकिन ये जो रिप्रोडक्शन है, प्रजनन जो है, प्रजनन कितने प्रकार होते हैं, जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है। कितना तरह का होता है? दो तरह का। सर कौन कौन सा दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है? रिप्रोडक्शन दो तरह का देखिए, एक लैंगिक रिप्रोडक्शन होता है जी, एक नंबर लिख के लिखिएगा कि ये एक लैंगिक रिप्रोडक्शन होता है, और फिर दूसरा अलैंगिक होता है। तो यहीं पे पहला नंबर में लिखिएगा अलैंगिक रिप्रोडक्शन, और दूसरा में लिखिएगा लैंगिक रिप्रोडक्शन। लैंगिक रिप्रोडक्शन को इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अलैंगिक रिप्रोडक्शन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो इससे पता चलता है कि जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इस इतना सा बोर्ड में जितना लिखा हुआ है अभी, इससे आपके 2 से 3 सवाल बन जाएंगे। सबसे पहले क्या कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? अपने वंश एवं प्रजाति का निरंतरता बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। और रिप्रोडक्शन क्या जरूरी है? जब आगे बढ़ेंगे, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, तब देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है या फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, इसका एडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है। इस पॉइंट से नहीं पढ़ेंगे कि हमको जानना है, इस पॉइंट से पढ़ेंगे कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर से तो हम उसको लगा सके टिक, और सही टिक लगा सके, ताकि हमको सिलेक्शन लेने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल यहीं से बन गया कि अपने वंश एवं प्रजाति का निरंतरता बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन का जरूरी होता है। उसके बाद जो जन्म देती है उसे क्या कहते हैं? पेरेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरेंट्स कहते हैं। और जो जन्म हुआ, जिसको जन्म दिया, उसको क्या कहते हैं? ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। ठीक है, ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। इसको हिंदी में ऑफ स्प्रिंग को संतान कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा सवाल पूछेगा, क्या तीसरा सवाल क्या पूछेगा कि जनन या फिर प्रजनन या जनन के कितने प्रकार होते हैं? इसका 2 प्रकार है, लैंगिक जनन और क्या है दूसरा? पहला नंबर है अलैंगिक जनन, दूसरा नंबर है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, अलैंगिक जनन को क्या कहा जाता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, और लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। लैंगिक जनन को क्या कहा जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर इतना आप लिखे हैं और यहां से आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा डाउट, हम आपको पर्सनली आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे और उसका आंसर जरूर देंगे। किसी तरह का क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आप जरूर पूछें। उसके बाद कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो, बायोलॉजी से रिलेटेड या फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड, आप क्वेरीज में बताएं, मैं उसका वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, अब इस टॉपिक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले देखेंगे क्या कि अलैंगिक प्रजनन क्या होता है, उससे कितने सवाल बनते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है, और ये अलैंगिक जनन। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। अगर नहीं लिखे हैं तो लिखना है तो स्क्रीनशॉट जरूर रखिएगा, ताकि अगर आप मोबाइल चला रहे होंगे और फिर जब स्क्रीनशॉट को इधर से देखेंगे तो फिर आपका नोट्स बनाने का कोई जरूरत नहीं, बस एक बार लेक्चर देखें, नोट्स देखें और आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं और आगे फिर देखते हैं कि क्या है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब देखिए क्या है कि लैंगिक जनन, जो टॉपिक हम लोग देखे थे, क्या कि 2 तरह का जनन होता है, कि एक अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अभी हम लोग देख रहे हैं क्या कि अलैंगिक जनन मतलब क्या, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं और उसमें होता क्या है, किस प्रकार अपने जीवों को वो जन्म देती है, कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी स्पीसीज या कोई भी प्रजाति या कोई भी जीव। इस जीव में, इस जनन में इसमें एक जनक का होता है, एक जनक होते हैं। इसमें क्या होता है? एक जनक। जनक मतलब वन पेरेंट्स। पेरेंट्स का मतलब क्या कि जो भी जनक देगा, जन्म देगा, उसको पेरेंट्स कहते हैं। जो भी प्राणी जन्म देगा उसको क्या कहते हैं? पेरेंट्स कहते हैं।
अब देखिए सिंगल पेरेंट्स मतलब क्या, कि कोई भी एक इंडिविजुअल एग्जांपल में देखिए एमीबा, आप लोग शुरू से एमीबा के बारे में पढ़े होंगे। ये एमीबा क्या है कि एक तरह का क्या है, प्रोटोजोअन है। क्या है, एक तरह का प्रोटोजोअन है। प्रोटोजोअन एमीबा क्या करता है, अपना जो अपना क्या बोलते हैं प्रोजेनी या फिर ऑफस्प्रिंग या फिर ये फिर कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन कैसे करता है, कि एमीबा क्या करता है, अपने आप को ब्रेक कर लेता है। क्या कर लेता है, अपने आप को ब्रेक कर लेता है, और इसमें सिंगल पेरेंट से डबल पेरेंट्स, सिंगल पेरेंट से दो डॉटर सेल बन जाता है, एक ये और ऐसे बना, क्लीवेज हुआ और फिर दो सिंगल एमीबा बन गया। क्या बन गया, दो सिंगल एनीबा। तो दो एनीबा बना दीजिए ऐसे करके, ठीक है। तो दो एनीबा पहले यहां से यहां बना और फिर यहां से यहां बन गया। तो देख रहे हैं कि एक पेरेंट से क्या हो गया, दो पेरेंट से दो जीव में परिवर्तन हो गया, दो जीव बन गया। तो इसमें इससे कहा जाता है कि अलैंगिक जनन में क्या होता है, जनक एक ही होते हैं। क्या होता है, जनक एक ही, लेकिन ऑफ स्प्रिंग दो हो सकता है, फिर या फिर दो से अधिक भी हो सकता है, या फिर इंफिनिटी नहीं कर सकते, बहुत सारा मल्टीपल एलील हो सकता, मल्टीपल क्या हो सकता है, प्रोजेनी हो सकता है। अब देखिए आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, जनरली भाषा में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। आपसे कोई एक दो आदमी पूछ सकता है सवाल, क्या कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा जीव है जो अमर है। अगर आप इसका आंसर जान रहे हैं तो आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर नहीं जान रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो आने का वेट कीजिए, हम बताएंगे कि इस दुनिया संसार में कौन ऐसा जीव है जिसका जो क्या क्या कहते हैं उसको इमॉर्टल है। इमॉर्टल कहने का मतलब क्या, कि इस दुनिया संसार जगत में अमर है, उसका कभी मृत्यु नहीं होता है। तो ऐसा कोई जीव है, अगर आप जान रहे हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर नहीं जान रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए और थोड़ा सा वेट करके नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। तो अब यहां देखिए, सबसे पहले फिर से आते हैं टॉपिक में, कि इस जीव में जो जनक होता है, जनक कितना होता है, सिंगल पेरेंट्स होता है, ठीक है, सिंगल पेरेंट्स। नए जीव का कायकी कोशिकाओं द्वारा जनन होता है। नए जीव जब बनेगा, नया जीव जब बना तो ये सिंगल पेरेंट से बना, तो इसका जो कोशिका को कहते हैं, उस कोशिका को कायकी कोशिका कहते हैं। क्या कोशिका कहते हैं, जितना भी पॉइंट लिखवाए हैं या लिखे हैं, जितना पॉइंट लिखा है सभी से सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए इग्नोर मत कीजिए या फिर वीडियो को स्किप मत कीजिए, नोट्स बनाइए, आपके यहां से 100% का तैयारी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कायकी का जो कायकी कोशिका किसको कहता है, उसको इंग्लिश में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव कोशिका कहा जाता है, या वेजिटेटिव सेल कहा जाता है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, हाइड्रा के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। हाइड्रा में जब ऐसे हाइड्रा होता है तो हाइड्रा में क्या होता है कि एक तरह का सेल इधर बर्ड निकल जाता है, यही सेल टूट के नीचे गिर गया, ये सेल क्या हुआ, टूट के नीचे गिर गया और न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन ले लिया। क्या हुआ, न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन ले लिया। इसी को क्या कहा जाता है, वेजिटेटिव सेल। इसको क्या कहा जाता है, वेजिटेटिव सेल। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ये जो वेजिटेटिव सेल है उसके बाद बात करते हैं दूसरा प्रक्रिया के बारे में। दूसरा क्या होता है इसमें, कि दूसरा नंबर जो तीसरा नंबर है, यह समसूत्रीय माइटोटिक डिवीजन विभाजन द्वारा होता है। माइटोटिक डिवीजन मतलब इक्वेशनल डिवीजन। क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन। कोई भी डिवीजन होगा, जैसे एक एमीबा के बारे में बताए थे, बार बार हम सिंगल सेल के बारे में ही बता रहे हैं, क्यों, क्योंकि सिंगल सेल में ही ऐसा होता है, मल्टीपल सेल में नहीं होता है, ठीक है, या फिर हायर ऑर्गेनिज्म में ये सब नहीं होता है, ठीक है। यहां पे देखिए माइटोटिक डिवीजन, यहां पे सेल एक ही था, एक ही सेल का अमीबा है, वो क्या हो गया, इक्वल डिवाइड कर गया। यहां से क्या हुआ, इक्वल डिवाइड करके दो ग्रुप में बांट गया, एक ये ग्रुप और दूसरा ये ग्रुप। अब ये अलग अलग ग्रुप में बटा, अलग अलग ग्रुप नहीं कर सकते, अलग अलग पार्ट में बटा, तो क्या कि एक अपना इधर सब पार्ट ले लिया, नहीं, अपना सारा जितना भी मटेरियल्स था, जितना भी ऑर्गेनेल्स था, सारा ऑर्गेनेल्स डिवाइड होके दो बन गया। क्या हो गया, दो बन गया, इसमें आधा गया और इसमें आधा गया, और ये दोनों डिवाइड करके पूर्णतः वो ब्रेक हो गया और एक अलग सेल में बन गया, फिर अलग सेल में बन गया। यही दोनों सेल अलग अलग एक एमीबा बन गया। क्या बन गया, ये अलग अलग एमीबा बन गया। अब देखिए तीसरा नंबर पॉइंट क्या बोलते हैं, चौथा नंबर पॉइंट है ये, ठीक है। चौथा नंबर, इसमें युग्म मतलब क्या, गैमेट्स का निर्माण हुआ।
निश्चयन क्या नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। जब हम लोग लैंगिक जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे इसके बाद टॉपिक, तब देखेंगे उसमें कि जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म है उसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है और गैमेट का फ्यूजन होता है। गैमेट का फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। जब देखेंगे हम लोग पढ़ेंगे मानव रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें डिटेल्स में पढ़ना है हम लोग को कि किस प्रकार से गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और गैमेट्स का फॉर्मेशन होने के बाद किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, जिसे निश्चयन कहे जाते हैं। क्या कहते हैं? निश्चयन या फिर युगम गैमेट्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज किसमें दिखा जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं देखा जाता है। तो ये पॉइंट्स को बहुत अच्छा से याद रखिएगा कि इसमें युगम का निर्माण व निश्चयन फर्टिलाइजेशन नहीं होते हैं। ये आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होते हैं। क्या होते हैं? अपने जनक के समान, मतलब अपने पेरेंट्स के समान होते हैं। देखिए, एमीबा जब बना तो दो एमीबा बना तो दोनों एमीबा एक दूसरे के समान है, और एक दूसरे के समान होते हुए तो क्या हुआ? अपने पेरेंट्स के भी समान है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एक जरा सा भी डिफरेंस नहीं है। थोड़ा बहुत अगर होगा तो उसको कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन ये क्या है कि दोनों सेम ही है। और इसी सेम को दोनों जब समान होते हैं, इसी को क्लोन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। क्लोन के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे अगले डिटेल्स में, अगले दूसरे वीडियो में। लेकिन यहां तक ये वीडियो को रखिए, और उसके बाद ये जो लैंगिक जनन है यहां तक ये ही रखा जाए, और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरे वीडियो में कि किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और मानव में किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, पादप में या फिर पेड़ पौधा में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, कैसे अपना जनन अपने प्रोजेनी को बढ़ाता है, या फिर पीढ़ी दर पीढ़ी किस तरह से चलते रहता है कोई भी स्पीसीज। तो इस वीडियो में इतना ही है, अगले वीडियो तक का इंतजार करें। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो शाह क्लासेस के इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।